बच्चों, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, इस कोर्स का जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आया हूँ। और एक नई सीरीज, नई श्रृंखला। इसमें जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। चाहे आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, या नेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की कर रहे हो, एसआरएफ की कर रहे हो, बीएचयू वगैरह में एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आईबीपीएस एओ का एग्जाम देना चाहते हो, या फिर किसी भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है कि मैं एक नया सीरीज लेके आया हूँ। सॉइल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, सॉइल साइंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये काफ़ी जो है कि अ, मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि सॉइल साइंस पूरी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल फिजिक्स का। तो बहुत सारे बच्चे जो है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में सॉइल के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो उनको आसान बनाने के लिए बिल्कुल जो है कि आसान भाषा में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है कि हाजिर हुए हैं इस टेस्ट को लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच न्यूट्रिएंट्स इन्फ्लुएंस द नोडुल फॉर्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो नोडुल फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट है? ऑप्शन आपका ये है, ए ऑप्शन आपका है पीएच। ठीक है, पीएच। दूसरा है, बी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, एंड सी ऑप्शन है आपका फास्फोरस, और डी आपका है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है कि नोडुल फॉर्मेशन, यानी नोडुल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जड़ का बनना, सॉरी, जड़ों में गांठ का बनना। ठीक है, और नोडुल फॉर्मेशन यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, जड़ों में नोडुल का फॉर्मेशन करके, लेगुमिनस प्लांट के जड़ों में नोडुल का फॉर्मेशन करके जो है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो नोडुल फॉर्मेशन में जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पीएच है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ये सब जो है कि नोडुल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग जो है कि ऑल ऑफ दिस को टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दिस पे हम अपना टिक कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएच, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों जो है कि नोडुल फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इंक्रीज एट पीएच, यानी नाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो किस पीएच लेवल पे इंक्रीज होती है? ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को पहले समझते हैं कि व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि नाइट्रेट का बनना। नाम सही क्लियर है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब हो गया कि नाइट्री, और फिकेशन का मतलब हो गया फिक्सेशन। नाइट्रेट का फिक्सेशन यानी कि अमोनियम का टूट करके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ अमोनियम इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है कि आपका किस पीएच रेंज पे जो है कि ज़्यादा होता है? तो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो हमारा है वो पीएच रेंज लेस देन 5 पे जो है कि हमारा बेहतरीन ढंग से होता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है कि हमारा लेस देन 5 पीएच हो पाता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रिफिकेशन में जो है कि अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम नाइट्रोसोमनास करता है, और नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। तो वो जो है कि पीएच रेंज लेस देन 5 पे जो है कि काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मोस्टली टेक प्लेस। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब डी का मतलब लॉस एंड नाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का उल्टा है, यानी नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। ठीक है। नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है कि N2 गैस के रूप में अमोनियम सॉरी नाइट्रोजन गैस के रूप में लॉस हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन मोस्टली जो है कि किस कंडीशन में होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, देखिए, एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, या फिर एरोबिक और एनारोबिक दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है। तो आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा। एरोबिक कंडीशन में नहीं होता है। एनएरोबिक कंडीशन में जो है कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। जो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो जो है कि होती है एनएरोबिक कंडीशन। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है। एनएरोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यू डोनट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल साइंस का, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ह्यू। तो ह्यू जो है कि कलर स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है। तो आपको बता दें कि ह्यू जो है कि ह्यू जो है कि आपकी डोमिनेंट स्पेक्ट्रम को डिनोट करता है। ठीक है। ह्यू आपके डोमिनेंट स्पेक्ट्रम, कलर के डोमिनेंट स्पेक्ट्रम को बताता है, यानी एक्चुअल कलर को बताने का काम ह्यू करता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है वैल्यू। वैल्यू जो है कि वैल्यू ये जो है कि आपके लाइटनेस और ब्राइटनेस को बताता है। ठीक है। कलर के लाइटनेस और ब्राइटनेस को बताने का काम वैल्यू करता है। उसके बाद कलर की प्योरिटी को बताने का काम जो है कि मुंसल कलर चार्ट में वो जो है कि आपका क्रोमा करता है। तो ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लाइटनेस और ब्राइटनेस को बताता है वैल्यू, और प्योरिटी को, कलर की प्योरिटी को बताता है क्रोमा। ह्यू बताता है कलर के डोमिनेंट स्पेक्ट्रम को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस अपटेक इन अल्कली सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्फोरस का क्वेश्चन जो है कि हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, क्योंकि फास्फोरस लेस मोबाइल एलिमेंट होता है, बहुत ही कम मूव करता है। तीन तरह की सॉइल में जो है कि अलग अलग सॉइल कंडीशन में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस अपटेक होता है। ठीक है। जैसे न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल कंडीशन में फास्फोरस जो है कि HbO4 के फॉर्म में अपटेक होता है। उसके बाद जो है कि फास्फोरस अल्कली सॉइल में PO4 3- के फॉर्म में अपटेक होता है। लेकिन फास्फोरस एसिडिक कंडीशन में H2PO4 के फॉर्म में अपटेक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्फोरस अपटेक इन अल्कली सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में फास्फोरस जो है कि अपटेक होता है अल्कली सॉइल में। ठीक है। अल्कली सॉइल यानी कि जहाँ पे सोडियम साल्ट ज्यादा होता है। तो अल्कली सॉइल में फास्फोरस जो आपका अपटेक होता है वो होता है PO4 3- के फॉर्म में। तो सही जवाब हमारा हो गया PO4 3-, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉइल। ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो एसिडिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एसिडिटी प्रोड्यूस होता है H+ आयन की वजह से। ठीक है। H+ आयन की अधिकता जब हो जाती है सॉइल में, तब जो है कि सॉइल के अंदर एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसा फर्टिलाइजर जो H+ आयन को रिलीज करता है वही आपका एसिडिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो फर्टिलाइजर आपका है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है कि सॉइल में H+ आयन को रिलीज करता है, इसीलिए जो है कि अमोनियम सल्फेट एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसीलिए इस फर्टिलाइजर को जो है कि ज़्यादा वाटर लॉगिंग एरिया में, ज़्यादा पानी वाले एरिया में नहीं देते हैं, क्योंकि ये सॉइल को एसिडिक कर देता है। और धीरे धीरे इस फर्टिलाइजर का चलन भी कम हो गया है। ठीक है। आजकल जो है कि अमोनियम फर्टिलाइजर सॉरी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया का यूज किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट फाउंड इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैक्सिमम नाइट्रोजन
मैक्सिमम नाइट्रोजन किस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में ज़्यादा पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ये। तो यूरिया में सभी को पता है कि 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एनहाइड्रस अमोनिया में जो है कि आपका 83% करीब होता है नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो है कि नाइट्रोजन पाया जाता है एनहाइड्रस अमोनिया में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, मैक्सिमम नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन 20 के करीब आसपास होता है, सोडियम नाइट्रेट में भी कम होता है, यूरिया से भी कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रॉक फॉस्फेट हैज P2O5। रॉक फॉस्फेट में कितना P2O5 होता है? रॉक फॉस्फेट के अंदर जो है कि कितना फास्फोरस होता है? तो इसका आंसर देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो रॉक फॉस्फेट के अंदर जो है कि 20 से लेकर के 40% जो है कि P2O5 होता है, ठीक है। 20 to 40%, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। रॉक फॉस्फेट जो है कि एक तरह का रॉक होता है जो कि फास्फोरस की सप्लाई करता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो रॉक फॉस्फेट में आपका 20 से लेकर के 40% P2O5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनिक फ्रैक्शन नॉट सुटेबल इन बोथ एसिड एंड अल्कली? कौन सा ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है जो एसिड और अल्कली दोनों के लिए सुटेबल नहीं है, सॉरी दोनों के लिए सॉल्युबल नहीं? विच ऑर्गेनिक फ्रैक्शन नॉट सॉल्युबल इन बोथ एसिड एंड अल्कली, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो एसिड और अल्कली दोनों में सॉल्युबल नहीं है? तो फल्विक, फल्विक जो है कि सॉल्युबल है। ह्यूमिक, ह्यूमिड भी आपका सॉल्युबल है, ठीक है। अल्कली के अंदर ह्यूमिक सॉल्युबल हो जाता है, फल्विक आपका एसिड के अंदर सॉल्विक हो जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी है ह्यूमिन। ह्यूमिन जो है कि एसिड और अल्कली दोनों में सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज ह्यूमिन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अवेलेबल वाटर हेल्ड बिटवीन, अवेलेबल वाटर जो है कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं? तो अवेलेबल वाटर आपको बता दें कि वाटर वो वाटर जो प्लांट को अपटेक होते हैं, प्लांट को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट रूट के द्वारा जो है कि अपटेक किए जाते हैं, उसी को अवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो अवेलेबल वाटर जो है कि आपका सेचुरेशन टू विल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सेचुरेशन टू विल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी टू हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ओनली फील्ड कैपेसिटी एंड फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो अवेलेबल वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो फील्ड कैपेसिटी से लेकर के विल्टिंग पॉइंट तक होती है। विल्टिंग पॉइंट से पहले और फील्ड कैपेसिटी के बाद आपका जो पानी होता है, वही आपका पानी जो है कि पौधों के जड़ों के पास अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी से लेकर के विल्टिंग पॉइंट तक, जहाँ तक मुरझान बिंदु है, जहाँ पे पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, वहां तक जो है कि आपका अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी भी हो सकता है, फील्ड कैपेसिटी ओनली केवल फील्ड कैपेसिटी नहीं हो सकता है, फील्ड कैपेसिटी से लेकर के विल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। सॉइल कोलाइडल पार्टिकल्स शो द फेनामेना। सॉइल कोलाइडल पार्टिकल किस तरीके की प्रक्रिया को शो करते हैं, ठीक है। तो सॉइल कोलाइडल पार्टिकल जो है कि ऑप्शन ए है प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी है एडहेजन एंड कोहेजन, और ऑप्शन सी है फ्लॉकुलेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो सॉइल कोलाइडल पार्टिकल जो है कि उनके अंदर प्लास्टिसिटी की भी गुण होती है, वो किसी भी शेप में साइज में चेंज हो जाते हैं। वो एडहेजन और कोहेजन करते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है उनमें, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लगता है, तो एडहेजन कोहेजन फोर्स उनमें होता है। फ्लॉकुलेशन इट मीन्स वो जो है कि एक जगह क्लॉड बना लेते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सॉइल कोलाइड्स के अंदर पाई जाती है, इसलिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है कि सॉइल कोलाइड्स के अंदर होती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर जो है कि सेशन को समाप्त करेंगे। विच प्लांट इज यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? कौन सा ऐसा प्लांट है जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पे जो है कि पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है, ठीक है।
उस पॉइंट पे अगर आप पानी भी देते हैं पौधे में तो वो जो है कि वापस से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है। उसी को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक होता है आपका विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट यानी वो पोजीशन जहाँ पे पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय अगर आप पानी देते हैं फील्ड में तो पौधा वापस से जो है कि जिंदा हो जाता है। लेकिन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में पौधा जो है कि जिंदा नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का इंडिकेशन करता है? ठीक है। तो वो जो आपके प्लांट है वो है आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सनफ्लावर ये क्या करता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का जो है कि इंडिकेशन होता है। ठीक है। ऑप्शन ए सैफफ्लावर मैरीगोल्ड एंड ऑप्शन बोथ ए एंड सी इज गलत। ये सब गलत है आपका। बी सनफ्लावर आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। कैसा लगा सेशन आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। अगर आपके लिए उपयोगी है तो इस सेशन जो है कि आगे तक हम चलाएंगे और लगातार वीडियो आती रहेंगी। सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब पे जो है कि विद फुल डिस्क्रिप्शन के साथ जो है कि वीडियो आएगी। ठीक है। तो जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।